और एक बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। गोली लगने से इनामी बदमाश हारून और जलील घायल हो गए। दोनों बदमाशों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित था। उनके पास से तमंचा और साथ ही 3 कारतूस, बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बदमाशों पर लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। लहरपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को ये कामयाबी मिली है। तस्वीरें हम आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई। गोली लगने से इनामी बदमाश हारून और जलील घायल हो गए, जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दोनों बदमाशों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम भी घोषित था। इनके पास से तमंचा समेत ही 3 कारतूस और बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की पीट कर हत्या करने के मामले में अपडेट आया है। पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करने वाले बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों को रुकने का इशारा किया था। पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश योगेंद्र उर्फ मेजर को गोली लगी। कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी योगेंद्र उर्फ मेजर हिस्ट्री शीटर बदमाश है। थाना बिसरख इलाके में गार्ड की हत्या हुई थी। थाना बिसरख पर मुकदमा अपराध संख्या 1029/23 धारा 304 पंजीकृत कर लिया गया था। हमारी तरफ से 3 टीमों का गठन किया गया था, जो पैरेलली सीसीटीवी कैमरास, सर्वेलेंस और ग्राउंड इंटेलिजेंस पे लगी हुई थी। इसी क्रम में कुछ नाम प्रकाश में आए थे। बताना है कि जो मुख्य आरोपी इस घटना का था, जिसका नाम योगेंद्र उर्फ मेजर है और मूल रूप से रोजा याकूबपुर थाना बिसरख क्षेत्र का रहने वाला है। रामपुर में अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। 10,000 के इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पप्पू उर्फ रिफाकत गिरफ्त में आया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी पप्पू से एक तमंचा भी बरामद किया गया। थाना टांडा इलाके की घटना है। उधर पीलीभीत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शातिरों ने कई घरों को निशाना बनाया और साथ ही मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र और पीतल की मूर्ति के साथ ही कैश और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस शातिरों की तलाश कर रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र से कुछ दूर स्थित शेर मोहम्मद मोहल्ले की घटना है। शाहजहांपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। लड़की का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में परिजनों ने गांव के 3 युवकों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये मामला थाना मदनापुर इलाके का है। नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला है। इस सूचना पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में 302, 376D पॉक्सो एक्ट का लिखा गया है। उस मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें कि हैंगिंग आया है और उनको चोट भी नहीं है। इस रिपोर्ट का निरीक्षण किया जा रहा है और इसके स्वयं बीच में संरक्षित कराया गया है। जो नामजद है उनकी तलाश में टीम गठित कर दी गई है। और मृतका के पास एक मोबाइल प्राप्त हुआ था जो उसके घर का नहीं था। इसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। जो तथ्य इसमें है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही पूरे घटना का पटाक्षेप किया जाएगा। जो भी इस घटना में उनको खिलाफ गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तनातनी को अब राजभर ने मुद्दा बना लिया है। सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच राजभर ने अखिलेश यादव को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश का परिणाम इसका उदाहरण है, जिस पर अब शिवपाल यादव ने चुटकी ली है। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों पर छिड़ी जंग को अब ओम प्रकाश राजभर ने नया रंग दे दिया है। राजभर ने कांग्रेस का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कह दिया इसका उदाहरण मध्य प्रदेश का चुनावी परिणाम सामने है। कांग्रेस को कहे तो कांग्रेस ने क्या कहा
कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश जी ने वहां 77 सीट पर लड़ करके मदद किया। रामगोपाल जी जो बयान दे रहे हैं उस बयान का क्या अर्थ है? राजभर जब भी बोलते हैं अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब इसकी खबर शिवपाल यादव को लगी तो उन्होंने राजभर को मंत्री बनने के ख्वाब याद दिलाने लगे और सपा को बीजेपी की बी टीम बताने पर चुटकी भी ली। कांग्रेस को कहे तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश जी ने वहां 77 सीट पर लड़ करके मदद किया। रामगोपाल जी जो बयान दे रहे हैं उस बयान का क्या अर्थ है? और रात में अगर मिले हों तो वही मिलते हैं, वो रोज सफर लेते हैं। हमने भी उनकी सिफारिश करी है, फिर कर देंगे उनकी सिफारिश है, जल्दी मुख्यमंत्री बना दो इन्हें। राजभर को हाँ, वो परेशान हैं परेशान, हम नहीं बना रहे हैं। दरअसल राजभर इन दिनों मंत्री पद के साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और खुद को समाजवादी पार्टी के सामने मजबूती से पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान अब कांग्रेस को भी हजम नहीं हो रहा। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस और सपा की लड़ाई को गठबंधन से जोड़ दिया और कह दिया 24 से पहले ही इंडी गठबंधन खंड खंड होने वाला है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करने की जगह ओम प्रकाश राजभर जी अपना देख लीजिए, आप कहां हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। आपने पिछड़ों के समाज को, राजभर के समाज को धोखा दिया है और राजभरों को आपके परिवार के लोगों ने चिरकुट कहा है। आज जाति जनगणना पर आपका क्या पक्ष है आप बताएंगे? जाति जनगणना की त्रिस्तरीय आरक्षण पर आपका क्या पक्ष है और भाजपा का क्या पक्ष है आप बताएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सारी सीटें जीतेगा और उत्तर प्रदेश में तो आपकी हम जमानत नहीं बचने देंगे। आप अपना काम करें, अपनी चाटुकारिता करें, भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक हों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका समाज और उत्तर प्रदेश सब देख रहा है। में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कलह सामने आया। एक दूसरे के नेताओं के प्रति जिस प्रकार की औचित टिप्पणी हुई, निचले स्तर की बातें हुई, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इंडी अलायंस में आपस में एका नहीं है और चूंकि ये अलायंस ही इसीलिए बना है कि जो जनधन की लूट सत्ता में रहते हुए इंडी अलायंस के दलों ने किया है, जो पारिवारिक विरासत है पार्टियों को, उसको बचाना है, न कि इनके सामने कोई जनहित और राष्ट्रहित विषय है। मतलब साफ है, एक तरफ राजभर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि ये गठबंधन सिर्फ दिखावा है, यहाँ अपनों में बंटवारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होती जा रही है। वेस्टर्न यूपी में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाने वाली आरएलडी के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि आरएलडी को टक्कर देने के लिए लोकदल भी चुनावी मैदान में उतर गई है। लोकदल ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी जाटलैंड की जंग में अब विरासत की सियासत हावी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के रण में मायावती की एकला चलो राह से अभी इंडी गठबंधन उबर भी नहीं पाया था कि अब उनके सामने नई चुनौती लोकदल ने खड़ी कर दी है। क्योंकि कभी चौधरी चरण सिंह ने जिस पार्टी की नींव रखी थी, अब वही पार्टी जयंत चौधरी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी है, वो भी तब जब लोकसभा का चुनाव सिर पर है। वेस्ट यूपी में लोकदल की एंट्री के बाद अब आरएलडी के सामने सियासी संकट खड़ा हो गया है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। विरासत की लड़ाई सियासत तक सड़क पर उतर आई है।
दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाली आरएलडी के सामने लोकदल दीवार बनकर खड़ी हो गई है। जाटलैंड में आरएलडी को टक्कर देने के लिए लोकदल भी चुनावी मैदान में उतर गई है और ऐलान किया है कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारा मुकाबला किसी से नहीं, किसान हमारे साथ हैं और किसान जिसके साथ होता जीत हमेशा उसी की होती है। किसानों के जीवन यापन में बड़ा परिवर्तन आएगा, एमएसपी आएगी और जब तक एमएसपी नहीं आएगी तब तक हम सब लोग संघर्ष करते रहेंगे। जब तक कानून लागू नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अभी आज हमारा जो फोकस है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाना है, उसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा होकर दिल्ली जाएंगे। फिलहाल ये तो साफ है कि जयंत चौधरी इंडी गठबंधन के साथ हैं और पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही उनका जाटलैंड वाला दाव फेल होने वाला है, क्योंकि जो मांग लोकदल ने की है वो जयंत की राजनीति के लिए चुनौती से कम नहीं। 24 की राह में लोकदल की मांग क्या है समझिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले, गन्ना किसानों की समस्या खत्म हो, किसानों की कर्ज माफी की भी मांग, पश्चिमी यूपी के 5000 गांवों में कार्यक्रम। यानी जिस पैटर्न पर अब तक जयंत चौधरी अखिलेश के साथ अपनी आवाज बुलंद करते रहे, अब उन्हें उनके ही गढ़ में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन है तो अप्रत्यक्ष तरीके से अखिलेश यादव को भी नुकसान होना तय माना जा रहा है। और बात करते एक बड़ी खबर की। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में अपडेट आया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की पूछताछ में आरोपी सागर शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। संसद भवन के बाहर खुद को जलाने की योजना बनाई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी सागर शर्मा ने पुलिस को बताया है कि पहले उनकी योजना संसद के बाहर खुद को आग लगाने की थी, लेकिन बाद में इस प्लान को छोड़ दिया गया। स्पेशल सेल को सागर ने यह भी बताया कि एक जेल जैसा पदार्थ भी ऑनलाइन खरीदने का विचार किया गया था, जिसे शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने के कारण वो जेल नहीं खरीद पाए और संसद के बाहर खुद को आग लगाने का प्लान ड्रॉप कर दिया गया। संसद भवन से जुड़े साजिश मामले में आरोपियों से अलग अलग पूछताछ चल रही है और इसी दौरान ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सागर शर्मा की तरफ से बताया गया है कि पहले खुद को आग लगाने की योजना थी संसद भवन के बाहर। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, और क्या जानकारी है आपके पास, विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरह से इस मामले में जो गिरफ्तार 5 आरोपियों से पूछताछ हो रही है, तो 5 आरोपियों से अलग अलग टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि एक ही बिल्डिंग, जो स्पेशल सेल के बिल्डिंग जो है उसके एक ही बिल्डिंग के अंदर में रखा गया है, लेकिन अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही है और कई राउंड की पूछताछ हो रही है। उसी राउंड में जो तमाम बातों को जानने का प्रयास कर रही है कि किस तरह का साजिश रचा गया था, साजिश रचने वालों में कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या अभी भी कोई ऐसा शख्स है जो इस पूरे मॉड्यूल को देख रहा था, पूरे ऑपरेशन को देख रहा था इस साजिश के, तो क्या उसकी अभी गिरफ्तारी बाकी है। तो इस तरह की चीजों को जानने के लिए अलग अलग पूछताछ की जा रही है और इसी पूछताछ के दौरान में सागर शर्मा, जो मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला है, उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसने सबसे पहले संसद भवन के अंदर जाने से पहले उसने संसद भवन के बाहर अपने आप को आग लगाने की एक योजना बनाई थी और शरीर में कुछ ऐसे जल लगा करके वो आग लगाना चाहता था जिससे कि उसको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन वो एक जो विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका था वो इस तरह से वहां पे प्रदर्शन करना चाहता था। लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट का जो मेथड था, उसी ऑनलाइन पेमेंट में उसके फिर बाद में किसी ने उससे समझाया कि अगर ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो सारी चीजें जो है तुम्हारे खुल के सामने आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा शख्स है, जरूर है, जो अभी भी इस तमाम साजिश के पीछे है, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं कहीं उसको तलाशने के लिए स्पेशल सेल की टीम अभी भी जुटी हुई है और इस पूरे मॉड्यूल में पूरे साजिश को का पर्दाफाश करने के लिए अलग अलग जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।